नाउ वी मूव ऑन टू द टर्म प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंस, ओके, एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट मतलब जब भी आपको रेवेन्यू होता है, मैंने बताया कि रेवेन्यू जो मतलब कि आपको जो आप रिसीव कर रहे हो, है ना, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में डिफरेंस है। कई लोग उसको साइमल्टेनियसली एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, बट दे आर नॉट सेम। रेवेन्यू मतलब व्हेन आई से सेल्स रेवेन्यू, तो सेल्स रेवेन्यू मतलब मैंने आपको बताया कि आप जब कोई भी सामान बेचते हो तो जो भी टोटल अमाउंट आपको रिसीव होता है दैट इज रेवेन्यू, ठीक है। उसमें से अभी कुछ भी हटाया नहीं गया है, जो भी आपका खर्च लगा है उसको प्रोडक्ट को बनाने में वो हटाया नहीं गया है। तो जब आप उस प्रोडक्ट के जो खर्चे को हटा देते हैं ना, जो कॉस्ट आपका पड़ा है उसको बनाने में, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको जब आप माइनस कर दोगे रेवेन्यू में से, वट एवर इज लेफ्ट दैट इज प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट नेट फिगर होता है, नेट मतलब माइनस करने के बाद, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो आता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर पुराना कोई लॉस चला आ रहा है ना, पिछला कोई पुराना लॉस हुआ था उसको भी माइनस करना पड़ता है। तो कॉस्ट तो माइनस करते ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस जो पुराना कोई लॉस है उसको भी डिडक्ट करते हैं। तो जब नेट अमाउंट बचता है आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट माने रिलेटेड एक्सपेंस एज वेल एज द लॉसेस, देन वट एवर इज लेफ्ट, जो बचा रहता है अमाउंट, वही हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर अपने बिजनेस में लगाते हैं ना। तो जब कैपिटल प्रॉफिट क्या है, उसी कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ओनर के पास जाता है ना। ओनर ने कैपिटल लगाई है तो प्रॉफिट जो है आप आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस जो नेट फिगर बचता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, और वो ओनर लेके जाता है, ठीक है। तो ओनर क्या करता है, ओनर का ही कैपिटल है तो ओनर उसी कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू गेन्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। तो गेन मतलब, अब गेन और प्रॉफिट सेम नहीं होता, ठीक है। प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, जो प्रोडक्ट आप बना के बेचते हो या जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। सर्विसेज मतलब अगर आपका सपोज कोई सर्विस प्रोवाइडर का ही बिजनेस है ना, सर्विस प्रोवाइड करने का ही बिजनेस है, तो आप जो आपका नॉर्मल बिजनेस क्या होगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विल बी ऑफ प्रोवाइडिंग दैट सर्विस। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज ऑफ दैट सेलिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इससे जो आपको मिलता है रिटर्न, वो तो आपका प्रॉफिट हो जाता है, ऐसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट और लॉसेस। लेकिन जो कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के अलग से आपको कुछ गेन होता है, गेन मतलब सपोज करिए कि आपके पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स बेचना खरीदना ये आपका बिजनेस तो है नहीं, एसेट्स आपने एक रिसोर्स की तरह खरीदा हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि एसेट्स जो है वो आपके लिए रिसोर्स है, जो आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो वो आपके उसको बेचना या खरीदना आपका रोज का काम नहीं है ना। लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस जो होता है, जहाँ पे लैंड बिल्डिंग वगैरह अगर बेचने का काम है, तो उसके लिए वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, आपके लिए नहीं हुआ। आपके लिए वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है जो आप नॉर्मली करते हो, जो रोज का काम है आपका, है ना। तो ऐसे में जब आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एसेट को बेचना खरीदना नहीं है, आपने एसेट खरीद के रखा है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, ऐसे में अगर आप एसेट बेच देते हो कोई कारण से, उससे अगर कुछ फायदा होता है उसको आप गेन बोलते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है बिजनेस में और वो इन्वेस्टमेंट अगर आप बेच देते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एसेट होता है ना, इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेचते हो, उससे अगर कोई गेन होता है, उससे कोई फायदा होता है, उसको हम लोग गेन बोलते हैं, ठीक है। तो गेन मीन्स वट एवर बेनिफिट यू आर गेटिंग नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके। वो बिजनेस में ही है लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना। ये फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट बेचना खरीदना रोज का काम तो है नहीं आपका। आपका काम क्या है, कोई प्रोडक्ट बेचने का। तो आप जब प्रोडक्ट से प्रॉफिट कोई बेनिफिट पाते हो तो वो प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई और तरीके से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो गेन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना है कि वो पर्सनल गेन अलग होता है। वी आर ओनली टॉकिंग इन रिलेशन टू द बिजनेस, ओके। आपके पर्सनल, आपके घर का कोई एसेट है, उसको बेचने से फायदा होता है, वो गेन नहीं है। ये बिजनेस के एसेट
की बात हो रही है, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। आपके घर का कोई बिल्डिंग है, उसको आप बेच रहे हो, वो आपका पर्सनल गेन है। ये बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस का एसेट, ओके, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट अगर आप बेच रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू लॉस। लॉस इज एन एक्टिविटी अगेंस्ट विच नो बेनिफिट इज रिसीव्ड बाय द एंटिटी, ठीक है। माने कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाली है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का जस्ट ऑपोजिट लॉस होता है ना। जब आपने प्रोडक्ट बेचा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दैट वाज योर प्रॉफिट। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई और रेवेन्यू कम हो गया, दैट इज लॉस, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस और कॉस्ट ओवर रेवेन्यू, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वैसे तो इन जनरल सेंस आपको प्रॉफिट लॉस ये सब मतलब पता ही होगा, आपने सुना होगा, लेकिन बिजनेस के टर्म्स में ये बहुत स्पेसिफिकली आपको समझना होगा, है ना। नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेज करना मतलब खरीदना, बाई करना। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स रिसीव्ड फॉर रीसेल और फॉर यूज इन प्रोडक्शन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आप एक बार 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 ध्यान दीजिए कि मैंने हर जगह नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वर्ड यूज किया। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो आपका मेन बिजनेस है, सिर्फ उसके रिलेशन में बात हो रही है, उसके अलावा कोई और बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मेन बिजनेस है आपका, जो आप काम करते हो बिजनेस में, है ना, जिस प्रोडक्ट को बेचना खरीदने का आपका काम है या जिस सर्विस को बेचने खरीदने का काम है, आप सिर्फ उससे रिलेटेड बातें कर रहे हो यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स रिसीव फॉर रीसेल और फॉर यूज। रीसेल मतलब फिर से, री मतलब अगेन, ओके, रीसेल मतलब फिर से बेचना। आपने किसी से खरीदा है कोई प्रोडक्ट, है ना, उसको खरीद के आप उसको किसी और को बेचते हो, ये आपका काम है। जरूरी नहीं कि आप हर बार कोई प्रोडक्ट बना के ही बेच रहे हो। आपका काम ये भी हो सकता है ना कि आप, जैसे आपने देखो कि ट्रेडर्स का क्या काम होता है, वो एक दुकान से होलसेल से खरीद के लाते हैं और उनको रिटेलर्स बोलते हैं और वो ले जाके डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच देते हैं, है ना। तो दो तरीके आपने बिजनेस स्टडीज में या तो पढ़ लिया होगा या पढ़ोगे बहुत जल्दी कि रिटेलर्स एंड होलसेलर्स क्या होते हैं। होलसेलर्स मतलब जो बल्क में सामान बेचते खरीदते हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिस्काउंट उनको खुद भी मिलता है और वो खुद भी, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, जिन्होंने प्रोडक्ट को बनाया है, उससे बड़े बल्क में, है ना, ज्यादा बिग अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में खरीद लेते हैं सामान, तो उनको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है प्रोड्यूसर से, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, वो रिटेलर्स को बेच देते हैं। रिटेलर्स कौन होते हैं? रिटेलर्स वो होते हैं जो छोटे छोटे अमाउंट में बेचते हैं। हम लोग जो उन दुकानों से सामान खरीदते हैं, वो दुकान जो छोटे अमाउंट में सामान बेचती है, उसको हम लोग रिटेलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिटेलर्स का मेनली क्या काम होता है, या होलसेलर्स भी यही करते हैं कि होलसेलर जैसे प्रोड्यूसर से खरीदे और रिटेलर्स को बेच दिए, तो रीसेल पर्पस है ना। एक जगह से खरीदा, दूसरे को बेच दिया, दैट इज रीसेल। उसी तरह से रिटेलर्स क्या करते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं और हम लोगों को यानी कस्टमर्स को देते हैं, तो ये भी एक तरह का रीसेल है। तो रीसेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिजनेस। जरूरी नहीं कि आप अपना प्रोडक्ट खुद बनाओ और तभी बेचो तभी बिजनेस होगा। बिजनेस खुद बना के भी आप बेच सकते हो या फिर आप कहीं और से कोई सामान खरीद के भी बेच सकते हो, लेकिन एक दिन नहीं होगा ये काम रेगुलरली होना होगा। ऐसा नहीं होता कि आपने आज एक कोई सामान दुकान से खरीदा और ले जाके किसी को बेच दिया एंड यू आर सेइंग इट इज अ बिजनेस। इट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस वो होता है जो कंटिन्यूएशन में होता है, रोज आप वही काम कर रहे हो, आपका काम ही वही है, आप एक जगह से खरीदते हो या 10 जगह से खरीदते हो और कस्टमर्स को बेचते हो, ठीक है। तो ये रीसेल पर्पस से अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, सेल्फ कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना, मतलब खाना भी होता है, कंज्यूम करना मतलब यूज करना भी होता है। तो जनरली कंज्यूम करना मतलब किसी भी तरीके से जो भी सामान आप यूज कर रहे हो, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मेन पर्पस जिसके लिए वो बना है, उस पर्पस के लिए आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कंजम्पशन। तो अगर आप कंजम्पशन पर्पस के लिए उसको यूज नहीं करके रीसेल के लिए यूज कर रहे हो कोई प्रोडक्ट को, दैट इज परचेज, ठीक है। और फॉर यूज इन प्रोडक्शन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो दो तरीके का परचेज होता है, या तो आप सामान खरीद के वापस बेचने के लिए खरीद रहे हो, या फिर आप कोई रॉ मटेरियल खरीद के उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके तब फिनिश्ड प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। तो यूज दो तरीके का हो सकता है, रीसेल के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में भी यूज कर सकते हो। तो किसी भी पर्पस के लिए अगर आपने सामान खरीदा है, दैट इज परचेज, ठीक है। सेल क्या होता है? अमाउंट फॉर विच गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड और
रेंडर्ड, रेंडर वर्ड जो है ये सर्विसेज के लिए यूज होता है, ओके। एंड सोल्ड फॉर गुड्स, तो ये भी जस्ट ऑपोजिट ऑफ परचेज है। जिस तरह से आप परचेज करते हो तो अमाउंट आप पे करते हो, उसी तरह से आप जब सेल करते हो तो अमाउंट रिसीव करते हो। तो अमाउंट फॉर विच गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड और रेंडर्ड, जितना अमाउंट है ना, कोई सामान को या कोई सर्विस को बेचकर आपको जो अमाउंट मिलता है उसको आप सेल्स बोलते हैं। जिस तरह से परचेज आप करते हो तो आप जो अमाउंट पे करते हो उसको हम लोग परचेजेस बोलते हैं। परचेजेस मतलब ये आपका परचेज करने में खर्च लगा है ना। तो परचेजेस मीन्स टोटल अमाउंट दैट यू आर पेइंग फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट आइदर फॉर रीसेल पर्पस और फॉर यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। या तो रीसेल पर्पस के लिए आप उसको खरीदे हो, उसके लिए पैसा दे रहे हो, या फिर आप उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए खरीदे और उसके लिए पैसा दे रहे हो। किसी भी पर्पस के लिए आपने खरीदा हो, बिजनेस पर्पस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो परचेज, वो टोटल अमाउंट जो आपने पे किया है उसको आप परचेजेस में डालते हो। उसी तरह से जो अमाउंट सामान बेच के या सर्विस देकर आपको मिल रही है उसको आप सेल्स बोलते हो, सेल्स का अमाउंट है, ठीक है। सो दीज आर वेरी इजी टर्म्स, ओके। वी विल मूव ऑन टू द स्टॉक एंड अदर टर्म्स नाउ। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्टॉक, ठीक है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉक के ही ये दूसरे यू कैन से दूसरे वर्ड्स हैं टू रेफर टू स्टॉक। नाउ इट इज द टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। टेंजिबल प्रॉपर्टी, अब टेंजिबल ये जो वर्ड है ये आपने एसेट के साथ में सुना है। टेंजिबल मीन्स समथिंग विच वी कैन सी, वी कैन टच एंड वी कैन फील, ठीक है। तो टेंजिबल मतलब, टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, है ना। हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल मतलब सेल करने के लिए रखा हुआ है, सेल करने के लिए रखा हुआ है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको, टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो और वो सेल करने के लिए रखी हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में, जो आपका मेन बिजनेस है उसी के संदर्भ में ये बात हो रही है कि आप ऐसा कोई सामान रखे हो जिसको आप बिजनेस के नॉर्मल प्रोसेस में बेचने के लिए रखा हुआ आपने, और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर आप प्रोडक्शन करते हो अगर, तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में उसको इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और सर्विसेज फॉर सेल, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप सर्विसेज बेचने का काम करते हो तो उसके लिए आपने कुछ स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक मीन्स कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी, समथिंग, सम प्रॉपर्टी विच यू कैन टच, फील एंड सी, ऐसी प्रॉपर्टी को या तो सेल के पर्पस से आपने रखा हुआ है या प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करने के लिए रखा हुआ है, या फिर अगर आपका सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस है तो सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान उसका इस्तेमाल होगा, इसलिए रखा है, ठीक है। स्टॉक इंक्लूड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होता है? ऐसा सामान जो पूरी तरह से बना हुआ नहीं है ना, अभी वो एकदम बेसिक स्टेज में है, उसको आप खरीद के लाते हो और उससे कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ब्रेड खरीदते हो तो आपको पता है कि ब्रेड क्या चीज से बनती है? व्हीट से बनती है ना। तो व्हीट क्या हो गया? व्हीट हो गया रॉ मटेरियल। किस प्रोडक्शन प्रोसेस में? ब्रेड के प्रोडक्शन के प्रोसेस में व्हीट इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इज समथिंग विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आप जो खरीद के अपने पास रखते हो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसको भी आप स्टॉक में इंक्लूड करते हो। जब टोटल स्टॉक आप निकालते हो तो स्टॉक में रॉ मटेरियल का स्टॉक भी एडेड रहता है, ठीक है, जो आपने यूज करने के लिए रखा हुआ है अपने बिजनेस में। दूसरी चीज होती है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कुछ सामान होते हैं जो आधे बन चुके हैं लेकिन पूरे कंप्लीट नहीं बने, है ना। वो रॉ मटेरियल से आगे बढ़ चुके हैं, अभी वो रॉ मटेरियल के स्टेज में नहीं है ना, लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट भी नहीं। जैसे सपोज करिए आपने व्हीट खरीद बनाने के आपने ब्रेड बनाने के लिए व्हीट खरीदा था रॉ मटेरियल, ठीक है, लेकिन अभी ब्रेड बनी नहीं है, लेकिन व्हीट जो है अपने जो फॉर्म है उसको बदल चुका है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जा चुका है, लेकिन वो अभी ब्रेड बना नहीं है, लेकिन वो कहीं बीच के स्टेज में है ना। तो वो अभी व्हीट रह गया है ना वो ब्रेड बना है, वो बीच के स्टेज में। तो ये बीच का स्टेज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क हो रहा है, प्रोग्रेस की स्टेज में है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ओके। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो सामान होता है
इसको भी आप स्टॉक में काउंट करते हो। तो स्टॉक में हम लोग 3 चीजें लेते हैं। एक तो होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, जो कि अभी बनने के प्रोसेस में आया नहीं है, लेकिन आपने सामान ला के रख लिया है कि हाँ इसे सामान बनाना है, लेकिन आपने बनाना शुरू ही नहीं किया है, तो वो हो गया रॉ मटेरियल। दूसरा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, सामान बनना शुरू हो गया है लेकिन अभी पूरा नहीं बना है ना, आधा बना हुआ पड़ा है, आधा या उससे भी कम या उससे ज्यादा। और तीसरा होता है फिनिश प्रोडक्ट, जब सामान पूरा बन चुका है। जैसे कि मैंने व्हीट और ब्रेड का एग्जांपल लिया, तो अगर व्हीट के फॉर्म में है तो वो रॉ मटेरियल है। व्हीट से आप आगे बढ़ चुके हो लेकिन ब्रेड नहीं बनी है, बीच में कहीं हो तो वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, और ब्रेड बन चुकी है तो ब्रेड इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीजों का जो आपने बल्क रखा हुआ है अपने पास, है ना, बना के रॉ मटेरियल खरीद के रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आधा काम होके पड़ा है, और जो ब्रेड जो पूरी बन के तैयार है, ये सब चीजों के स्टॉक को आप स्टॉक बोलते हो। स्टॉक सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट का नहीं होता, स्टॉक इन तीनों को बोलते हैं, तीनों के एडिशन को, है ना। आप फिनिश प्रोडक्ट को भी लेते हो, आप वर्क इन प्रोग्रेस भी लेते हो, और आप रॉ मटेरियल, तीनों को जब ऐड करोगे कि कितना अमाउंट का स्टॉक आपके पास रखा है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ ओपनिंग स्टॉक मीन्स अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या होता है, हर साल अकाउंटिंग पीरियड की बात करूं मैं, जब भी कोई अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो शुरुआत में आप देखते हो कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि पिछले साल का बचा हुआ है, जो सामान बिका नहीं, जो स्टॉक बिका नहीं है, जो आप बेच नहीं पाए हो, है ना, उसको आप फेंक तो दोगे नहीं, आप इस साल बेचोगे, तो उस वैसा कितना सामान आपके पास अभी भी रखा है, उसको आप ओपनिंग स्टॉक बोलते हो। ओपनिंग मीन्स जो पिछले साल से आपके पास अभी तक चला आ रहा है ना, जो बिक नहीं पाया था, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड शुरू होने जाता है तो आप देखते हो कि पिछले साल से कौन सा ऐसा स्टॉक था जो अभी तक बिका नहीं है ना, या फिर कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल था जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं हुआ, आप उसको पहले यूज करोगे क्योंकि वो खराब हो जाएगा नहीं तो। उसी तरह से कौन सा ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस है जिसको जो आधा काम होके पड़ा हुआ है, तो आप उसको पहले कंप्लीट करोगे, है ना। तो इसलिए आपको ओपनिंग स्टॉक की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अब इस साल के एंड में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो भी आप देखोगे कि इस साल के एंड में कितना स्टॉक था, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना यूज हुआ, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में, और कितना बचा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना हुआ है जो कि अभी आगे कंप्लीट करना है, और फिनिश प्रोडक्ट का कितना स्टॉक बचा है जो बिका नहीं है इस साल, वो अगले साल अगले अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। We will move on to trade receivables now. Okay, we now move to trade receivables and bills of exchange, यानी bills receivable. Okay, ये दोनों एक ही चीज, bills receivable और trade receivables are similar. You cannot say that they are same, लेकिन similar हैं. Now let me explain. ट्रेड रिसीवेबल्स के बात पहले करते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या है, जो रिसीव होने के काबिल है, जो रिसीव होने वाला है ना, जो आपको रिसीव होगा, दैट इज रिसीवेबल, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो ट्रेड हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको क्या मिलने वाला, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट में काम होता है ना। क्रेडिट मतलब उधार में सारा जो डीलिंग होता है, सारा जो ट्रांजैक्शन होता है, खरीदना और बेचना दोनों, वो जरूरी नहीं कि कैश में उसका पेमेंट हाथ के हाथ हो जाए, है ना। तुरंत आपने कोई सामान खरीदा, तुरंत आपने उसका पेमेंट कर दिया। जनरली बिजनेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतना ज्यादा आप सामान खरीद रहे हो और बेच रहे हो कि आपके पास हर समय उतना कैश नहीं रहता, फंड नहीं रहता कि आप तुरंत के तुरंत आप पेमेंट कर दो या पेमेंट आपको मिल जाए, है ना। तो उसलिए ये जो बिजनेस होता है, हर बिजनेस में एक ट्रेड आप कह सकते हैं कि क्रेडिट पीरियड चलता है ना। हर बिजनेस में, हर जगह कमर्शियल फील्ड में अलग अलग सिस्टम चला रहा है, कहीं 2 महीना, कहीं 1 महीना, कहीं 15 दिन, कहीं 6 महीना, कहीं 1 साल का, है ना। तो ये अलग अलग पीरियड होता है, क्रेडिट पीरियड हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जिनसे सामान खरीदा है
वो आपके क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, है ना, क्योंकि आपको उनको पैसा देना है, आपने उधार में सामान खरीदा है, आपको उनको पैसा देना है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बिजनेस रिलेटेड परचेज, है ना, घर का सामान आपने जो खरीदा मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आपने जैसे रॉ मटेरियल खरीदा है बिजनेस के लिए, है ना, बिजनेस से रिलेटेड आपने जो भी सामान खरीदा है अपने बिजनेस को आगे रन करने के लिए, तो उस सामान को अगर आपने उधार में खरीदा है तो आपको उसका पेमेंट करना होगा। वो आपके क्या हो गए, जिनको आपको पेमेंट करना है वो आपके क्रेडिटर बन गए, ठीक है। उसी तरह से जिन्होंने आपसे सामान खरीदा है उधार में, वो आपके क्या बन जाते हैं, उनको आपने उधार दिया है ना, तो वो आपको पेमेंट करेंगे कुछ समय बाद, वो आपके क्या बन गए, डेटर बन गए, ठीक है। डेटर मतलब जिनसे आपको पैसा मिलेगा, और क्रेडिटर मतलब जिनको आप पैसा दोगे, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब ट्रेड में आपको क्या पैसा मिलने वाला है ना, वो कहाँ से मिलेगा, डेटर से मिलेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्रेड डेटर्स, हमारे डेटर्स कितने हैं, है ना, हमारे डेटर्स का अमाउंट कितना, मतलब टोटल अमाउंट हमारे उधार में कितना है जो हमें मिलने वाला है, ठीक है। उसी में एक और टर्म आप यूज करोगे, वो होता है बिल्स रिसीवेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या होता है, या तो आपके जो डेटर्स हैं जिनसे आपको पैसा मिलने वाला है वो आपको पैसा कैश में दे देंगे, है ना, और या फिर एक और तरीका चलता है बिजनेस में, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, क्या होता है कि जो जिसको पैसा मिलने वाला है ना, सपोज करिए मैंने आपको उधार में सामान दिया है, ओके, आप मेरे डेटर बन गए, अब आप मुझे पैसा दोगे, अब या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे कैश दे दो, है ना, या फिर आप क्या करोगे, कैश मतलब आज नहीं दोगे, कुछ समय बाद दोगे, ठीक है, इसीलिए आप डेटर हो। अगर तुरंत पेमेंट मिल गया तो फिर डेटर कहाँ से बने, डेटर तब बनते हैं जब पैसा तुरंत नहीं दिया गया, है ना। तो अब डेटर भी दो तरीके से पैसा देते हैं, जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो वो या तो कैश में पेमेंट कर देते हैं, या फिर एक और सिस्टम बिजनेस में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पर्सन को पैसा मिलने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉयर, ओके, DRAWER, ड्रॉयर, ओके। वो क्या करता है, वो एक बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉ करना मतलब स्केचिंग नहीं, ड्रॉ करना मैंने आपको जैसे ड्रॉइंग सिखाया था ना, कि ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल में से कुछ पैसा या एसेट रिसोर्सेज निकालना पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। उसी तरह से ड्रॉइंग, यहाँ पे ड्रॉयर का क्या काम है, ड्रॉयर क्या करता है, एक बिल बनाता है, बिल मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसमें वो लिखता है कि इस इंसान से इतना इतना अमाउंट मुझे मिलेगा, ठीक है, इस डेट को मिलेगा, ठीक, तो ये होता है बिल। अब उस बिल को वो क्या करता है, ड्रॉई के पास भेजता है, ड्रॉई क्या हो गए, ड्रॉयर मैं हो गई, क्योंकि मुझे पैसा मिलने वाला है तो मैं बिल ड्रॉ करूंगी, मैं बिल में लिखूंगी, ठीक है, और मैं वो बिल आपको भेजूंगी क्योंकि आप मुझे पैसा देने वाले हो, आप मेरे डेटर हो, ठीक है, तो आप मेरे ड्रॉई बन गए, ओके, आई एम द ड्रॉयर एंड यू आर द ड्रॉई। नाउ ड्रॉई का क्या काम है, ड्रॉई के पास जब बिल आएगा तो ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करना मतलब वो मानेगा कि हाँ ये बिल का अमाउंट जो लिखा है इस डेट को मैं इस पर्सन को पे करूंगा, ओके, सो दैट इज द एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्टेंस दे दी, आपने हामी भर दी कि हाँ ये बिल जो है ये मुझे पे करना है, ठीक है। तो वंस द बिल इज एक्सेप्टेड, ये पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस एक बन जाता है। अब उसके बाद जब टाइम ओवर हो जाएगा, 1 महीने का बिल है कि 2 महीने का बिल है कि 3 महीने का बिल है, जितने भी पीरियड उसमें लिखा है उतने समय बाद वो पैसा आप मुझे दोगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल, एम आई क्लियर। तो ट्रेड रिसीवेबल दो तरीके का होता है, या तो डेटर्स जो बाद में कैश में पेमेंट कर देंगे, या फिर बिल्स के थ्रू जो पेमेंट होता है जिसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। उसी तरह से आप आ जाइए ट्रेड पेएबल में। पेएबल मतलब अब जस्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना रोल रिवर्सल कर लेते हैं, मुझे आपको पैसा देना है, ठीक है, आप क्या बन गए, आप क्रेडिटर बन गए, मैं डेटर बन गई आपकी, ओके, आई विल पे द मनी टू यू। तो मैं डेटर हूं यहाँ पे, अब बिल कौन ड्रॉ करेगा, आप ड्रॉ करोगे, यू बिकम द ड्रॉयर, आई बिकम द ड्रॉई, ठीक है। तो दिस इज बिल्स पेएबल फॉर मी, फॉर द ड्रॉई, है ना, जिसको मिलने वाला होता है वो अपने लिए बिल्स रिसीवेबल बोलता है ना, उसको मिलने वाला है तो बिल्स रिसीवेबल। लेकिन जो पे करने वाला होता है, जो ड्रॉई होता है, वो अपने बुक्स में क्या दिखाता है, बिल्स पेएबल, क्योंकि वो पे करने वाला, ठीक है।
तो बाकी सारी चीजें जस्ट सेम है, ऑपोजिट है इनफैक्ट, है ना। तो ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको पैसा हम देंगे, है ना। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमको पैसा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दो सिस्टम चल रहा है पेमेंट का बिजनेस में, क्रेडिट बिजनेस में, ठीक है। क्रेडिट बिजनेस वो होता है जहां पे उधार में बिजनेस होता है, जहां पे इमीडिएट कैश का लेन देन नहीं होता, जहां पे कुछ समय बाद पेमेंट होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बिल्स पेएबल भी आता है और क्रेडिटर भी आता है। ट्रेड रिसीवेबल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें डेटर्स भी आता है और बिल्स रिसीवेबल दोनों आता है। Am I clear? Next we discuss goods. Goods क्या होते हैं? Let's see. This refers to the items in which an enterprise deals in. ठीक है? Goods मतलब अब आप goods को स्टॉक के साथ लिंक मत कर दीजिए। Goods मतलब finished goods. Goods मतलब finished goods. Okay? स्टॉक में आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस सब कुछ आ रहा है, फिनिश गुड्स भी आ रहा है। लेकिन जब मैं गुड्स की बात कर रही हूँ तो गुड्स सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट होते हैं या वो सर्विसेज होती है जिसपे आप डीलिंग कर रहे हो, जिसको आप बेचते हो, है ना, जिसका आपका बिजनेस है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट, व्हेन आई से गुड्स, गुड्स मींस फिनिश्ड गुड्स, ओके, इन विच द बिजनेस इज डीलिंग, विच द बिजनेस इज सेलिंग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? दिस इज द मॉनिटरी मेजर ऑफ द अमाउंट of resources used for the purpose of production or for rendering of services. Monetary measure of amount. Okay, monetary means something which you can measure in terms of money. आप money के terms में जिसको measure कर सको वो monetary terms हो गया। तो monetary measure of the amount of resources. आप बहुत सारे सामान खरीदते हो, जैसे मैंने कहा था resources में क्या हो गया, वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में और बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए यूज होती है ना। तो ऐसी चीजों को जब आप यूज करते हो बिजनेस में, उसका जो कॉस्ट आता है उनको खरीदने का, है ना, उनको खरीदने का या उनको बनाने का जो कॉस्ट आता है उसको आप कॉस्ट बोलते हो। कितना अमाउंट, कितना खर्चा लगा उनको खरीदने में, है ना, उनको लाने में, तो ये हो गया कॉस्ट। व्हेन यू मेजर इट इन मॉनिटरी टर्म्स, जब आप उसको मेजर करते हो कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट लगा, कितना पैसा खर्च हुआ इस पे, उसी के टोटल को आप कॉस्ट बोलते हो। ओके, सो दिस इज द मेजर, मॉनिटरी मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। अब आप ये देखते हो कि जो आप सामान लेकर आए हो उसमें से कितना अमाउंट का सामान आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो चुका है ना। दैट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड ऑल्सो व्हाट इज यूज फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान आपका कितना अमाउंट का सामान, कितने पैसे का सामान आपने यूज किया है ना, सर्विस प्रोवाइड करने में। या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हो तो प्रोडक्ट को बनाने में आपका क्या क्या रिसोर्सेज किस अमाउंट में खर्च हुआ है, ओके, प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो ये जो मेजरमेंट है, ये जो कैलकुलेशन है, इसको आप बोलते हो कॉस्ट। कॉस्ट इज द मेजर ऑफ हाउ मच यू हैव, हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड, ओके, इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और इन रेंडरिंग ऑफ अ service. So today we have discussed trade receivables, trade payables, goods and cost. Now we will complete the balance portion. Okay. So now we will discuss what is a voucher. बहुत important है ये, ठीक है। Voucher. Voucher is a documentary evidence in support of a business transaction. जो भी business transaction होता है, जो कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना, बिजनेस में, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब एक एविडेंस जो कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? विद द हेल्प ऑफ अ वाउचर, ठीक है। इसीलिए वाउचर एक एविडेंस का काम करता है। जब भी कोई तरह का कोई कंफ्यूजन होता है, कोई चेकिंग हो, कोई इंस्पेक्शन हो, तो लोग सबसे पहले वाउचर के बारे में पूछते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। इसका पता आपको उसके रिलेटेड वाउचर से लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इन केस ऑफ कैश परचेज, अगर आपने कैश में कोई सामान परचेज किया है ना, सामान मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस डीलिंग, आपने बिजनेस के रिलेशन में अगर कोई सामान, कोई भी रॉ मटेरियल या कुछ भी खरीदा है,
इन केस ऑफ कैश परचेज मतलब जिसमें पैसा तुरंत के तुरंत आपने दे दिया हो, तो कैश मेमो जो है वाउचर होता है, ठीक है। तो जब भी आप कैश में परचेज करते हो कोई सामान, यानी आप कैश तुरंत हाथ के हाथ पेमेंट कर दिया आपने उसके लिए, तो एक वाउचर होता है उसके लिए, है ना। उस वाउचर का नाम होता है कैश मेमो। कैश मेमो से आपको पता चलता है कि हाँ ये अमाउंट आपने इस सामान के लिए पे किया है, इस दिन इस आइटम को आपने इतने क्वांटिटी में खरीदा और इसके लिए इतना अमाउंट पे किया, इस पार्टी से खरीदा और इस पार्टी को पे किया। ओके, तो सारी डिटेल्स होती है उसमें, आप किसके साथ डीलिंग कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में सामान खरीदा, किस डेट को, है ना, किस अमाउंट पे खरीदा, कितना पेमेंट हुआ, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर, उसको बोलते हैं कैश मेमो। तो कैश मेमो इज अ टाइप ऑफ वाउचर विच इज मेड व्हेन द कैश परचेज इज डन, ठीक है। उसी तरह से अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो, क्रेडिट पे सामान, उधार पे सामान खरीद रहे हो, तो भी एक वाउचर बनता है, उसका नाम होता है कैश इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स एक तरह का बिल होता है ना। इनवॉइस इज द अदर नेम फॉर अ बिल। तो बिल जो बनता है आपको, आप जब भी कहीं कोई सामान खरीदने जाते हो आपको एक बिल मिलता है ना, उसी को तो आप इनवॉइस बोलते हो। वो कब होता है, जब आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हो ना बिजनेस में। जनरली आप जब किसी दुकान से कोई सामान अपने पर्सनल यूज का खरीद रहे हो तो भी आपको वो बिल देता है जनरली, है ना। कई बार नहीं देता है तो हम लोग मांगते हैं कि बिल दे दीजिए, तो वो चीज अलग हो गई, है ना, वो चीज अलग हो गई। वो उसका बिल जो आप दुकान जो जिसकी है वो मेंटेन कर रहा है ना। आपके लिए भले उसका कोई यूज ना हो, लेकिन उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि मैंने ये सामान बेचा है ना। उसी तरह से जब कुछ क्रेडिट में सामान खरीदता भी है तो भी एक बिल बनता है ना। उसमें लिखा रहता है कि इस इंसान को, इस पार्टी को इतना सामान बेचा गया है, इस अमाउंट पे, इस क्वांटिटी में, है ना, इतना नंबर ऑफ यूनिट्स है उसमें, और इस दिन पेमेंट मिलेगा, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर। तो वो क्रेडिट परचेज में बनता है। क्रेडिट परचेज के टाइम में उसको वो भी एक तरह का वाउचर है, ठीक है। तो वाउचर मीन्स एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओके, एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच सपोर्ट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके सपोर्ट में वो एक एविडेंस की तरह काम करता है, ठीक है। सो वाउचर आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स वाउचर के बेसिस पे ही कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ना। आप जब थोड़ा सा आगे जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे, व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग, ओके, जब आप अकाउंट्स का काम कहीं देखोगे, कहीं अकाउंट्स मेंटेन करोगे, तो आप देखोगे कि वाउचर्स जो होते हैं उसी को देख के सबसे प्राइमरी एंट्री होती है बुक में, है ना। रिकॉर्डिंग जो होती है जर्नल में वो कैसे होती है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ वाउचर। एक वाउचर लेते हैं, उसी को देख के फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन किया जाता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स मतलब जहां से शुरुआत हो रही है, जहां से आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो फर्स्ट टाइम, सो इट इज नोन एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, ओके। वाउचर से ही सबसे पहली एंट्री होती है, सबसे पहली रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ source document in the books of accounts, okay. So this is all about voucher. I hope it is clear to you. Next we come to discount, another very important term. ऐसे तो आपने रोज ही डिस्काउंट आप सुनते हो, है ना, डिस्काउंट मांगते भी हो, कहीं कुछ सामान खरीदो तो डिस्काउंट दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, ये आपके लिए कॉमन टर्म है। लेकिन इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज एन इंसेंटिव टू प्रमोट सेल, ठीक है। दो तरह का डिस्काउंट होता है एक्चुअली, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। तो अगर अपने सेल्स मतलब जो सामान आप बेचते हो, उस सामान को बेचना चाहते हो ज्यादा क्वांटिटी में, है ना, अपने सेल को प्रमोट करना है, सेल को बढ़ाना है, ज्यादा क्वांटिटी में उस आइटम को बेचना चाहते हो, तो आप एक डिस्काउंट देते हो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो सपोज करिए आपके पास आपने क्या किया है, आप एक ज्वेलर हो, ओके, ज्वेलरी बेचने का काम है आपका। आपने 10 अंगूठी, सोने की अंगूठियां बेची है, 10 रिंग्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। हर एक अंगूठी का दाम 50,000 रुपए। आपने कितनी अंगूठी बेची है, 10, और हर एक अंगूठी का दाम 50,000 है। तो आपने 10 अंगूठी बेची, तो टोटल आपका अमाउंट कितना बना, 5 लाख, है ना। अब 5 लाख में से अगर सपोज करिए आपने डिस्काउंट दे दिया 50,000 का, आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 50,000 का, ठीक है। और आपने बिल बनाया 4,50,000 का, आपने बिल बनाया
50,000 का। तो ये जो 50,000 आपने डिस्काउंट दे दिया ना, ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट था, क्योंकि आपने बिल ही 4,50,000 का बनाया, बिल आपका 5 लाख का नहीं बना। आपका बिल 5 लाख का होना चाहिए था, लेकिन 5 लाख का सामान आपने बेचते हुए 50,000 का डिस्काउंट दे दिया है, जिससे कि आपका सामान ज्यादा बिके, है ना। आपका जो कस्टमर है उसको आप खुश करने के लिए और उसको आप उसको डिस्काउंट दोगे तो उसको आप प्रमोट करोगे कि वो और सामान खरीदे, है ना। 50,000 की एक अंगूठी है, अगर आप डिस्काउंट दोगे तो ही विल बी हैप्पी एंड ही विल बी इंड्यूस टू बाय मोर, है ना। उसको अंदर से लगेगा कि हाँ यहाँ तो थोड़ा कम दाम में मिल रहा है तो और खरीदना चाहिए। तो अपने सेल को प्रमोट करने के लिए जब भी आप डिस्काउंट देते हो तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो आपने 10 अंगूठी बेची, 50,000 की एक अंगूठी थी, है ना, टोटल अमाउंट था 5 लाख का, लेकिन आपने 50,000 का डिस्काउंट दे दिया अपने कस्टमर को। आपने जो बिल बनाया वो है 4,50,000 का, तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो बिल में दिखाई नहीं दे रहा है, ऑलरेडी एडजस्टेड है ना, टोटल अमाउंट में से एडजस्टेड है, वो माइनस करके ही बिल में दिखाया जा रहा है। तो बिल के अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको बिल 4,50,000 का ही नजर आ रहा है। दूसरा एक डिस्काउंट होता है जिसको हम लोग प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी, है ना। आप चाहते हो कि आपका कस्टमर जो है वो जल्दी पेमेंट कर दे, है ना, तो आप उसको क्या बोलते हो कि अगर इतने दिन में पेमेंट कर दिया तो इतने % का डिस्काउंट देंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो सपोज करिए 4,50,000 का बिल था आपका कस्टमर का, जो मैं अभी एग्जांपल दे रही थी आपको, 4,50,000 का बिल था आपका। अब उस 4,50,000 का पेमेंट मिला नहीं आपको, है ना। वो तो आपने सपोज करिए कि वो जो ग्राहक था आपका, जो कस्टमर था, वो 9 अंगूठी खरीदना चाह रहा था, है ना, लेकिन आपने उसको 50,000 का डिस्काउंट दे दिया तो उसने 10 अंगूठी खरीद ली, ओके, उसने खरीद ली। अब आपका बिल, आपने उसको 50,000 का डिस्काउंट दिया, इसलिए आपका बिल 4,50,000 का बन गया। 50,000 जो डिस्काउंट मिला था वो था ट्रेड डिस्काउंट, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट में क्या हो रहा है, आपको पैसा पूरा मिला नहीं है, आपने अपने कस्टमर को बोल दिया कि अगर आप 2 महीने में पेमेंट कर दोगे, 2 महीने में अगर आप पेमेंट कर दोगे, मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। 2% डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट आपको किस चीज पे मिल रहा है, बिल के अमाउंट पे, बिल के अमाउंट पे, ओके। तो 2% का जब आप डिस्काउंट दे रहे हो बिल के अमाउंट पे, 4,50,000 का बिल है ना, और आप 2% का डिस्काउंट दे रहे हो, दैट मीन्स इट इज कमिंग टू से 9,000 रुपीज, ओके। तो आपका जो बैलेंस अमाउंट बचता है आफ्टर डिडक्टिंग 9,000, दैट इज 4,41,000, दैट इज योर नेट अमाउंट दैट यू विल गेट, ओके। वो अमाउंट आपको मिलेगा। 9,000 जो रुपए है जो आपने डिस्काउंट दिया, ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, ये कैश डिस्काउंट हुआ। आपने ये कब दिया, ये आपने तब दिया जब वो 2 महीने के अंदर पैसा वापस कर दिया। अगर वो 2 महीने के बाद देता है पैसा तो ये कैश डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है जैसे कि आपका जो कस्टमर है उसके अंदर ये एक टेंडेंसी हो कि हाँ हमको जल्दी पैसा देना है, पैसा जल्दी देंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, पैसा जल्दी देंगे तो पैसा कम देना पड़ेगा, है ना। इसीलिए आप अपने कस्टमर को ऐसा फील कराने के लिए उसको इस तरह का डिस्काउंट देते हो जिससे कि आपका पैसा जल्दी से आपको मिल जाए, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा डिस्काउंट था उसको, वो था बिजनेस को प्रमोट करने का, ज्यादा सामान बेचने के लिए आप जब करते हो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में फर्क मेनली ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि 5 लाख का सामान आपने बेचा है, लेकिन 50,000 जो था आपने डिस्काउंट दे दिया था, ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट बचता है माइनस करने के बाद 4,50,000 का। ये 4,50,000 का ही बिल बना है ना, बिल जो बना है 4,50,000 का बना है, 5 लाख का बिल नहीं बना है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बिल में कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब बिल तो 4.5 लाख का बन गया, यानी 4,50,000 का। अब जब आपका कस्टमर आपको पेमेंट देने आएगा और 2 महीने में पेमेंट दे देगा, आपने उसको प्रॉमिस किया कि 2% का डिस्काउंट देंगे 2 महीने में पेमेंट करने पे, तो ये जो 9,000 का जो डिस्काउंट आप दिखा रहे हो यानी कि कैश डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है ना ये बिल में नजर आएगा। ये आप 4,50,000 में से माइनस करोगे 9,000 एंड यू विल टेक ओनली 4,41,000, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेड डिस्काउंट एंड अ कैश डिस्काउंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रिक्शन तो मैं सामने आपको दिखा रही हूँ। एक तो है कि ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होता है और कैश डिस्काउंट
प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। दूसरा है कि ट्रेड डिस्काउंट बिल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कैश डिस्काउंट बिल में रिफ्लेक्ट होता है ना, बिल में दिखाई दे रहा है। So these are the two major points of difference between a trade discount and a cash discount. And now we come to the last point of our discussion, that is account. Okay students, so we have come to the last section of our discussion for today, that is account. ठीक है, ये account जो term है इसका discussion मुझे पहले करना था, लेकिन किसी कारण से ये मिस आउट हो गया, so I am discussing it at the end of the topic. लेकिन it is a very very important term for you in the field of accounts. ठीक है, so let's see what is account. An account is a summary of relevant transactions. Relevant transactions मतलब जो important transactions है जिनको आपको रिकॉर्ड करना है, जो irrelevant है मतलब unnecessary transactions जिनको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, जिससे अभी आपको कोई फिलहाल मतलब नहीं, रिकॉर्डिंग का लेनी देनी नहीं है, जिससे वो irrelevant हो गए। relevant कौन से हो गए? जिनको रिकॉर्ड करना है। ओके, so an account is a summary of relevant transaction. It is a summary. summary तो आप जानते ही हो, है ना? तो summary of transactions है वो वाले transactions जिनको आपको रिकॉर्ड करना है, जो relevant है, जो important है आपके लिए। at one place, एक जगह पे, है ना? relating to a particular head. एक particular head होता है ना? एक particular नाम का होता है account, और उस account में एक जैसे जितने भी transactions हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, it records not only the amount of transaction but also their effect and their direction. ठीक है, तो खाली amount ही नहीं रिकॉर्ड होता कि इतने का ट्रांजैक्शन हुआ, बल्कि उसमें अमाउंट के साथ साथ ये भी दिखाई देता है हम लोग को। जब आप अकाउंट बनाना सीखोगे तो आप देखोगे कि एक अकाउंट में आपको ये भी समझ में आ रहा है कि किस अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके साथ साथ उस ट्रांजैक्शन का आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है ना, इफेक्ट क्या है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मतलब डेबिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी जब आप एक लेजर अकाउंट बनाओगे। So I have used the term ledger over here. It is a ledger record in a summarized form of all transactions that have taken place with a particular person or thing specified. So account जब आप बोलते हो तो generally you mean to say a ledger account. Okay, जहाँ पे एक particular इंसान के साथ या एक particular सामान के साथ आपका क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। सामान मतलब जैसे when I am talking about मशीनरी, आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी का एक अकाउंट होगा। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का एक अकाउंट होगा, है ना। उसी तरह से जितने लोगों के साथ आपकी डीलिंग हो रही है, जितने लोगों के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उन हर एक व्यक्ति का आपका एक लेजर अकाउंट अलग से बना होगा, और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे रिकॉर्ड होते जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म of all transactions that have taken place with a particular person or thing. ठीक है, तो कोई सामान का भी, है ना, जैसे फर्नीचर का भी अकाउंट होता है, मशीनरी का भी अकाउंट होता है, बिल्डिंग का भी अकाउंट होता है ना। उसी तरह से आपका एक्स वाई जेड जिसके साथ आप डीलिंग कर रहे हो उनका अलग अकाउंट होता है। तो हर एक अकाउंट जो होता है उसमें उस अकाउंट से रिलेटेड उस तरीके के ट्रांजैक्शन जो उस व्यक्ति से या उस सामान से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे सारे उस अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करने होंगे। ठीक है, तो जब आप उसको देखोगे तो आपको एक समरी मिलेगी। समरी मतलब उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है सबका रिकॉर्ड एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगह जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। एक ही जगह पे एक जैसे जितने भी ट्रांजैक्शन है सारे का रिकॉर्ड एक साथ में मेंटेन्ड होगा सिस्टमैटिकली। ओके, सो दिस इज नोन एज एन अकाउंट। Okay, you will learn about it in practical sense when you will actually make an account. ठीक है, जब आप एक्चुअली अकाउंट बनाना सीख जाओगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल थ्योरेटिकली इसका मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के साथ आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको एक सिस्टमैटिकली आप एक समराइज्ड फॉर्म में एक जगह में रिकॉर्ड करते हो। दैट इज नोन एज एन अकाउंट। ओके, सो विद दिस वी एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। Now, these are the terms that were mentioned in your book, okay, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। You might come across more terms, okay, क्योंकि ये सारे एग्जॉस्टिव टर्म्स नहीं, एग्जॉस्टिव मतलब इसी के साथ कंप्लीट नहीं हो जाता है। और भी बहुत से टर्म्स है जो कि आपको नए नए टर्म्स सुनने में आएंगे, है ना, देखने में भी आएंगे बुक्स में।
whenever you come across a new term we can discuss it right there, है ना. फिलहाल we have discussed this much, okay, which is given in your book. अब इसके अलावा भी कोई नया टर्म अगर हमको हमारे अकाउंटिंग में नजर आएगा तो वी विल डिस्कस इट इन कंटिन्यूएशन, है ना. जब बाद में भी जहां जहां पे भी नया नया टर्म्स हमको दिखता जाएगा हम उसकी डिस्कशन अलग से करते चले जाएंगे, ठीक है. तो डोंट थिंक कि मैम ने बस इतना ही बताया. मैम ने जो बताया वो आपके बुक में जितना बोला गया था, उसके अलावा भी कुछ और भी नया टर्म अगर नजर आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके. तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर के लिए वी हैव डिस्कस्ड व्हाटएवर इज गिवन इन योर सिलेबस, ओके. एंड इन अदर चैप्टर्स आल्सो यू विल कम अक्रॉस न्यू टर्म्स जो कि हम लोग उस चैप्टर को पढ़ते समय डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है. थैंक यू क्लास.